चलो चलो आ जाओ इकोनॉमिक्स में। अभी टाइम हमारा मार्क्स से अच्छा रहता वही, क्योंकि बेस इंटरनल जो कॉलेज अच्छी रहती है उसका ठीक है, मुझे लगता किसी को भी 20 देगी। हाँ, पर जो दुश्मनी निकालते हैं चलो। मेरे दोस्त से भी, मेरे दोस्त अभी फर्स्ट ईयर में गया, हाँ उसको हाँ भी 20 दे दिया सबने। हाँ क्या? हाँ 10th में भी दिया होगा, 11th में भी 20 दिया होगा, बोर्ड में भी नहीं दिया। स्पोर्ट्स के भी देते ना मार्क्स, फिर मैम स्पोर्ट्स वाले लगाना चाहिए कि 12th में मार्क्स रहते 5-10 मार्क्स रहते। क्या? नहीं नहीं, नहीं देते हैं वो सब इंटरनल उसके ही रहते हैं ना। एक्स्ट्रा जो एडिशनल स्पोर्ट के रहते हैं, हाँ तो वो लगाना चाहिए कि नहीं? 12th में एडिशनल नहीं रहते हैं स्पोर्ट्स के। 12th में नहीं रहते, नहीं, 10th में रहते। 12th में 6 सब्जेक्ट के मार्क्स हाँ, रहेंगे आपके। आपके जो बोर्ड की में मतलब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि बोर्ड के जो आपके 6 पेपर होने वाले हैं ना, लैंग्वेज के 2 पेपर और सब्जेक्ट के 4 पेपर, वो पेपर रहेंगे और वो पेपर भी आपके 80 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद 20 मार्क्स आपको असाइनमेंट से मिलेंगे, बस उतना ही रहता है। और बाकी जितने भी बाकी के जो है वो आपके आई थिंक अगर जैसे आपके रिजल्ट में शो भी करते होंगे तो वो ग्रेड वाइज शो करते हैं कि आपका इसमें ये ग्रेड है, इसमें ये ग्रेड है, और कोई मार्क्स नहीं रहता है आपका स्पोर्ट्स का वगैरह, ऐसा कुछ नहीं रहता है। 10th में कभी मतलब स्पोर्ट्स वगैरह लिया तो एडिशनल 1-2% मिल जाते। हाँ क्या? हाँ ओके, ये मुझे नहीं पता था। हाँ एडिशनल मिल जाते हैं, पर वो मतलब एडिशनल किस में ऐड करते हैं वो फिर? सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ सर्टिफिकेट चाहिए तो फिर वो एडिशनल ऐड किस में करते हैं? टोटल में ऐड करते हैं क्या? अभी बच्चे को 94 मिल रहा है। हाँ हाँ, 2%, हाँ 2% और तो 96। ऐसा होता है क्या? हाँ अरे या फिर 99 किसी को मिल रहा है, 1% ऐड हुआ 100। अरे, ये तो सही है। चलो, 100 मिलता है, पर उसके लिए सब कुछ क्राइटेरिया था, मतलब डोमेस्टिक लेवल पे, स्टेट लेवल, स्टेट ले, ओके ओके। एक ये बैंगलोर वाला राजू कटवाल नाम का एक बच्चा था, उसको 100 मिले 10 बोर्ड पे। हाँ फिर वो क्या? स्टेट लेवल वाले का हो सकता है। नहीं सीबीएसई था वो। हाँ उसे 100 मिले, और वो आर्टिकल आता है ना गूगल पर ही, हाँ और हाँ, उसको एक इंटरनल मार्क्स उसके लिए मिला था, उसने हाँ ओलंपियाड का दिया था तो उसका ऐड हो गया है। ओके ओके, इसीलिए पूरा 100 हो गया। आजकल चेकिंग भी ऐसे, मेरी दादी बोली कि हमारे वक्त तो बहुत अलग होता था। हाँ बहुत अलग होता था, अभी बहुत चेंज हो गया। 75-80 हाईएस्ट मार्क्स रहते। हाँ उस समय 90 तो जाते ही नहीं थे मार्क्स। हाँ हाईएस्ट 85 वगैरह अभी जाते हैं। हाँ ओके चलो आ जाओ इकोनॉमिक्स में। 11th का हमारा 11th बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है राइट। और हमने क्या देखा था, हमने पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था। उसके बाद कि भाई माइक्रो में हमारे कौन कौन से कंसेप्ट्स कवर होते हैं, तो हमने देखा था कि बॉन्ड्स हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ओके, बॉन्ड्स हमने पूरा डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स, याद आ रहा है क्या? इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, कलेक्टिव बॉन्ड्स और इंडिविजुअल बॉन्ड्स, राइट। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो हमारी नेसेसिटी, कंफर्ट्स और लग्जरियस से रिलेट करती है, ठीक है। फिर हमने बात की थी गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, ठीक है, कि अगर हम भाई हम किस चीज़ का बिजनेस करेंगे किसी ना किसी तो वो होता है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज में हमने डिफ्रेंशिएट किया था, क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं बताओ तो। गुड्स टेंजिबल होते हैं, सर्विसेज इंटेंजिबल होते हैं। गुड्स को एक्सटर्नलिटी रहती है, सर्विस को एक्सटर्नलिटी नहीं रहती। हाँ ओके, और गुड्स को तुम ऐसे टच नहीं कर सकते। हाँ वही हाँ टेंजिबल और इंटेंजिबल। ओके, और गुड्स को ओनर से अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, सर्विस में कर सकते हैं क्या? सर्विस में नहीं कर सकते, ओके। उसके बाद हमने देखा था एक टर्म यूटिलिटी। कोई भी कमोडिटी के पास वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है। आप पेन यूज़ कर रहे हो, पेन के पास भी ये पावर है कि वो आपकी वांट्स की जो लिखने की वांट है वो क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। आपके पास लैपटॉप है, उससे आपकी वांट सेटिस्फाइड हो रही है, राइट। आपको कार है, उससे आपकी वांट सेटिस्फाइड हो रही है। हर वो चीज़ जिससे आपका कोई ना कोई ह्यूमन वांट सेटिस्फाइड हो रहा है, ओके। और यूटिलिटी में एक चीज़ और है कि यूटिलिटी आपको ये नहीं बताता कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट। मीन्स आपको उस कमोडिटी का कैसे यूज़ करना है, राइट। वो यूटिलिटी आपका कौन सा कंसेप्ट है,
मॉरललेस कंसेप्ट है। वो आपको ये नहीं बताता कि आपको गन का कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है, चाकू का आपको कैसे यूज़ करना है, वो यूटिलिटी नहीं बताता। ठीक है, आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो उससे भी आपको यूटिलिटी डिराइव्ड होगी, आपको यूज़फुलनेस कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके अल्कोहल कंज्यूम करने से यूटिलिटी डिराइव्ड हो रही है। ओके, हाँ, और वाटर आपका यूज़फुल हो सकता है, जूस आपका यूज़फुल हो सकता है, ओके, मिल्क आपका यूज़फुल हो सकता है, जो कम्युनिटी हमारे हेल्थ को हार्म नहीं कर रही है। ओके, या फिर जो ऐसे फूड आइटम जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ, वो हमारे यूटिलिटी में आएंगे और साथ ही साथ यूज़फुल भी है वो हमारे लिए। लेकिन सिगरेट, अल्कोहल ये हमारे लिए यूज़फुल है क्या? ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। ओके, जिसको एडिक्शन है उसके लिए हाँ, तो utility है। उसके लिए यूटिलिटी है। इसीलिए तो मैंने बोला, जैसे अगर आप स्मोक करते हो, अगर आप स्मोक कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? यूटिलिटी मिलेगी, ना कि वो आपके लिए यूज़फुल है। ओके, मतलब आपको हर कमोडिटी से, हर कमोडिटी, बिकॉज कमोडिटी है ही इसीलिए बिकॉज उससे ह्यूमन वांट सेटिस्फाइड हो रही है, इसीलिए। मैंने सुना स्ट्रेस के वक्त या फिर उसके वक्त वातावरण खराब होने के कारण हाँ, स्मोक करते हैं, बिकॉज जो स्मोक करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उससे क्या हो रहा है, स्ट्रेस। आप देखना, ये जो सेल्स वाले होते हैं ना, जो मार्केटिंग वाले, मतलब उनको कैसे, जो बड़ी बड़ी कंपनी रहती है वो क्या करती है कि आपको इतना टारगेट है, आपको इतना करना ही है, आपको इतना सेल करना ही है, तो फिर वो जो उन्हें क्या एकदम ऐसे स्ट्रेस हो जाता है ना कॉल कि इतना टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो दे आर लाइक टू यूज़ कि हाँ भाई सिगरेट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्ट्रेस रिलीफ के लिए सोचते हैं सिगरेट पीने से स्ट्रेस रिलीफ, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा आपको एडिक्शन है इसीलिए आपको लगता है। तो आपको एडिक्शन है इसीलिए वो आपको क्या दे रहा है? यूटिलिटी दे रहा है। किसी और पर्सन को जिससे उससे एडिक्शन नहीं है उसके लिए वो यूटिलिटी नहीं देगा, लेकिन वो ये आपके लिए यूज़फुल है क्या? तो ये आपके लिए यूज़फुल नहीं है। ठीक है, उसकी जगह अगर हम कोई ऐसा आइटम लेते हैं, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, जूस है, मिल्क है, तो वो आपका यूटिलिटी तो प्रोवाइड कर ही रहा है, साथ में वो आपके लिए यूज़फुल भी है। ओके, चलो चलते हैं। उसके बाद हमने बात की थी वैल्यू के बारे में। हमने देखा था वैल्यू इन यूज़ वाले और वैल्यू इन एक्सचेंज वाले। वैल्यू इन यूज़ वाले जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। वैल्यू इन एक्सचेंज जिसके बदले में हम कुछ मॉनेटरी टर्म्स में पेमेंट करके ला रहे हैं। ओके, उसके बाद हमने एकदम प्यारा सा वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू देखा था। ठीक है, फिर हमने बात की थी भाई वेल्थ के बारे में, याद है क्या? वेल्थ के बारे में क्या क्या डिस्कस किया था कि भाई वेल्थ की यूटिलिटी होती है जिसकी मार्केट वैल्यू हो, राइट। वेल्थ वो है जिसकी आपकी मार्केट वैल्यू हो और जिसको आप मनी के टर्म में क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब आप बोलोगे मेरे पास बहुत दिमाग है, यही मेरा वेल्थ है, ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो तो ये आपके लिए वेल्थ है, तो वो वेल्थ में कंसिडर होगा क्या? क्यों नहीं होगा? बिकॉज उसकी मार्केट, मतलब उसका यूज़ करके आप अर्न कर सकते हो, बट उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है और आप उसे मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते हो। क्लियर है क्या? पर सैलरी मिल रही है तो वो वेल्थ में आएगा, वो आपका इनकम में आएगा। और उसके बाद एक टाइम पीरियड, एक जैसे मैं बोलूँगी आज तक का आपका कितना वेल्थ है, तो मतलब आज तक आपने जितनी भी सेविंग की है, अगर मैं बात कर रही हूँ आपकी वेल्थ की, हाँ, तो वेल्थ हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ कि अर्णव के पास कितना किलो सोना है, कितना किलो चांदी है, ओके, कितने डायमंड्स है, कहाँ कहाँ आपकी असेट है, आपके पास कितनी कार है, कितनी वॉच है, राइट। मतलब वो सारे आइटम्स जिसकी मार्केट वैल्यू हो और एक्सचेंज वैल्यू हो, और साथ ही साथ क्या फीचर्स बताए कि वो यूटिलिटी प्रोवाइड करे, स्कैरसिटी होनी चाहिए, बिकॉज अगर इजली अवेलेबल हो गए तो वो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। आप बोलोगे अब मेरे पास मैम बहुत सारी नोटबुक है, तो वो आपकी वेल्थ है क्या? नहीं। ओके, वो भी आपकी वेल्थ, सबके पास है। हाँ, बिकॉज वो इजली अवेलेबल है और मॉनेटरी टर्म्स में उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ओके, मेरे पास 500 बिटकॉइन है, हाँ, तो उसकी वैल्यू होगी। मैम वेल्थ और नेटवर्थ में क्या डिफरेंस है? नेटवर्थ में क्या? ओके, बात करते हैं अगर वेल्थ की। सो वेल्थ में आपका क्या आता है कि भाई एक जैसे मैं बात कर रही हूँ किसी पर्सन, कोई रिच पर्सन है, उसकी वेल्थ की, तो मैं उसमें सारी चीज़ें कंसिडर करूँगी जिसको मार्केट वैल्यू हो और साथ ही साथ जो लग्जरियस हो और जिसकी क्या हो, जिसको हम मनी में एक्सचेंज कर सके। और अगर हम किसी पर्सन की नेटवर्थ बोलते हैं कि इस साल उस पर्सन की नेटवर्थ इतनी है, मीन्स इस साल उस पर्सन ने
जो टैक्स पे किया है वो उस पर्टिकुलर अमाउंट पे किया। अगर मैं 1 साल के नेटवर्थ की बात कर रही हूँ, मैंने बात की कि महेंद्र सिंह धोनी की नेटवर्थ इतनी है, मीन्स उस पर्सन ने, अगर मैं 1 साल की बात करूँ मीन्स वो पर्सन उतनी अमाउंट पे क्या कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है। आप सब पे तो टैक्स नहीं पे करोगे ना, जो आपका गोल्ड है। ओके, सो ये है आपका वेल्थ। वेल्थ में आपकी अब तक की सारी जो जमा पूंजी है वो सब आपका कवर होगा। ओके, तो नेटवर्थ 1 साल की रहती है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। नेटवर्थ आप पिछली 5-6 सालों की भी एस्टिमेट कर सकते हो, लेकिन अगर हम कंसीडर करते हैं इनकम टैक्स में नेटवर्थ आपकी कितनी है। ओके, सो मतलब आप कितने अमाउंट पे क्या कर रहे हो, आपका जो ओवरऑल टैक्स है वो आप कितने अमाउंट पे कर रहे हो। ओके, चलो आ जाओ आगे। ठीक है, वेल्थ को हम क्या कर सकते हैं, पर्सन टू पर्सन क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकती है, राइट। और उसके बाद जो भी आपके ह्यूमन बॉडी के बाहर है, ओके, ऐसा नहीं है कि आप अपने लीवर की कीमत बता रहे हो, आप अपने दोनों आँखों की, राइट, तो ये सब इसमें कंसिडर नहीं होगा। कौन सा? बैग और चेयर बिल्कुल नहीं होगा, वो तो आपका सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया है कि वो मीन्स ह्यूमन बॉडी के बाहर है, इसीलिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया बैग और चेयर का। लेकिन उस हिसाब से उन्हें यहाँ कोई अच्छा एग्जाम्पल देना था, बिकॉज अगर आज के हिसाब से बात करें तो बैग और चेयर इज़ नॉट रिलेटेड टू वेल्थ। ओके, वो आपका एग्जाम्पल इसीलिए दिया है। हाँ, कार ले सकते हैं। एक्सटर्नल मीन्स आपके ह्यूमन बॉडी के बाहर की चीज़ें, राइट। चलो, उसके बाद हमने डिस्कस किया था पर्सनल इनकम। एक पर्टिकुलर पर्सन की सारे सोर्सेज से जितनी भी इनकम आ रही है वो क्या होगी, पर्सनल इनकम। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करती हूँ गायत्री की, ठीक है, तो गायत्री जॉब कर रही है तो उसे क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। उसके बाद इसका लैंड है जो उसने क्या दिया है, रेंट पे दिया है, तो उसे क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। तो मतलब पहली चीज़ सैलरी हुई, दूसरी चीज़ रेंट हुआ, और फिर उसके बाद इसने अपनी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखी है, तो वहाँ से क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। तो तीसरी चीज़ क्या होगी, इंटरेस्ट होगा। ओके, और चौथी चीज़ और भी उसने कहीं लॉटरी में वगैरह पैसा लगाया, उसे वहाँ से पैसा मिल रहा है। सो वो सारी चीज़, अगर मैं आपकी पर्सनल इनकम की बात करूँगी तो मतलब आपकी सैलरी आएगी, आपका इंटरेस्ट आएगा, आपको जो रेंट मिल रहा है, और बाकी जितने भी सोर्सेज से आपको इनकम रिसीव हो रही है वो इनकम होगी पर्सनल इनकम। ओके, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम जो हमारे टैक्स पे करने के बाद होती है। ओके, चलो उसके बाद आ जाते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अभी तक जो हमने पढ़े जो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है। ओके, उसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, बताओ तो मुझे क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ, अर्निंग एक्टिविटी, यस, बताओ गायत्री। भले हिंदी में बोलो, आप मराठी में बोलो, बोलो। हाँ, रिलेटेड भी, हाँ बोलो गायत्री। चलो आप सोच के बोलो, जब तक बोलो विनीत। जिसमें मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, हाँ, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो पैसे से रिलेटेड है, हाँ, वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, सो बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की। तो मैं क्या बोल सकती हूँ क्या कि प्रोडक्शन हमारा मनी से रिलेटेड है। ऑब्वियसली प्रोडक्शन हमारा मनी से रिलेटेड है। फिर प्रोडक्शन करने के बाद जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हूँ, क्या वो मनी से रिलेटेड है क्या? मतलब मैंने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, मैंने ये रिमोट प्रोड्यूस किया है, अब इसका मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हूँ, तो क्या ये मनी से रिलेटेड होगा? ऑब्वियसली होगा। उसके बाद एक्सचेंज में क्या होगा, जब हमारा ट्रांजेक्शन होता है बायर और सेलर के बीच में, या हम गिव एंड टेक, कोई भी जो हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या वो मनी से रिलेट हुआ? कोई हमें फ्री में देगा क्या? नहीं। उसके बाद जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं वो भी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कैसे? क्योंकि भले ही हमारे पास पैसा आ नहीं रहा है, लेकिन हम कंजम्पशन कर रहे हैं, कुछ परचेज कर रहे हैं, तो पैसा हमारा जा रहा है। ओके, मतलब मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ उसमें परफॉर्म कर रहे हैं हम। हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है क्योंकि हम कुछ खरीद रहे हैं, तो खरीद रहे हैं तो सामने वाले को पेमेंट कर रहे हैं। ओके, सो आपकी बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी की तो उसके 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारा प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। ओके, चलो आ जाते हैं प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन हमारा क्या होगा बताओ तो? ये सब आपने लिख लिया है क्या कि बाकी है आपका? कल लिखाया था कि मैंने? बाकी है क्या? ओके ओके, चलो पहले लिख लो। अच्छा, कल हमने ओसीएम ही पढ़ा था ना? हाँ हाँ, ओके ओके, बराबर।
चलो चलो ये इतना सा कंप्लीट कर लो।
मैथ्स कब से शुरू होगा? मैथ्स आपका सर लेने वाले हैं, पहले ही लेना स्टार्ट कर देंगे वो, बिकॉज एसपी के बाद का तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सर लेने वाले हैं मैथ्स। तो मैं आपका भी शायद से स्टार्टिंग के वक्त नहीं, मेरा कैसे था, पहले पहले सर ने क्या डिसाइड किया था कि जो आपकी 3 थ्योरी है ना, जैसे ओसीएम, इकोनॉमिक्स एंड एसपी, तो ऐसा था कि पहले एक कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा थ्योरी स्टार्ट करते हैं। मतलब जैसे ओसीएम, मतलब पहले इकोनॉमिक्स और एसपी कंप्लीट करते हैं, फिर ओसीएम। फिर हमने सोचा कि कॉलेज में जो आपका टर्म वाइज एग्ज़ाम होता है ना, उसमें तो आपका रहेगा ही सब, तो इससे अच्छा साथ में पढ़ते हुए चलते हैं, तो इसीलिए मैथ्स आपका भी सर थोड़े दिनों में स्टार्ट कर देंगे। तो फिर सर ही लेने वाले हैं क्या? हाँ, मैथ्स आपका सर 11th 12 दोनों का मैथ्स सर लेने वाले हैं। फिर सर ने कहा था अलग मैम रहेगी मैथ्स के लिए, इसीलिए। अच्छा अच्छा, वो हो सकता है कि अगर सर के पास जैसे नहीं, वो इधर सर ही पढ़ाने वाले, लेकिन वो जिधर जाते हैं ना हाँ पेट में, तो उधर अलग मैम रहती है। हाँ, उधर तो अलग ही मैम है, वहाँ अलग मैम है। यहाँ सर बोल रहे हैं कि खुद सर करने वाले हैं करके, देखो अभी। फिर सर ने जब हम सोसाइटी में हमने बात की थी, तब हाँ बोले हाँ, प्रेस्टीज पॉइंट में वो पेट में अलग मैम रहती है मैथ्स पढ़ाने के लिए। मैथ्स पढ़ाने के लिए क्या? ओके ओके। हाँ, बिकॉज जानवी भी मैथ्स से शायद उनके पास से पढ़ रही है, आई डोंट नो, 12th की जो स्टूडेंट है जिनका मैथ्स है। चलो कंप्लीट। अब मैम स्कोर डाउन करता हूँ। हाँ हाँ, आपको लेट होगा क्या तो कल नोट डाउन कर लेना, ऐसे कोई वो नहीं है, मतलब कल आपके तो पास। छुट्टी है ना? हाँ, कल इन द सेंस परसों पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम तक भी हो गया होगा तो कोई बात नहीं है, आगे का आप कल भी कर सकते हो, कल परसों। कल छुट्टी है तो आप क्या क्या करने वाले हो कल? कल मतलब ऐसे ही तो मेरा शेड्यूल सुबह उठूंगा। हाँ, मैं सुबह जनरली 9:30 को उठता हूँ। ओके ओके उसके बाद फिर अपना डेली जो रूटीन है, ओके ओके, उसके बाद थोड़ा फोन पे टाइम पास, अच्छा और फिर पढ़ाई। हाँ मैं डेली 1 घंटा ही पढ़ता हूँ। ओके, हाँ, अभी मतलब जब शुरू हो जाएगा तब मैं ज़्यादा, हाँ ज़्यादा 2-3 हाँ, घंटे पढ़ूंगा, या फिर 7 घंटे ओके, माय गॉड, जैसे किया हाँ था एक बार। हाँ हाँ, या फिर 7 घंटे या फिर 2 घंटे। ओके ओके, फिर उसके बाद क्लासेस होंगी, हाँ क्लासेस फिर होगी, स्नैक्स टाइम वगैरह, और वीकेंड। फिर दिन भर। अर्णव ने एकदम एकदम ऑनेस्टली रूटीन बताया है बोर्ड के टाइम कितने घंटे किया था, मतलब कल पेपर है और आज कितने थे ऐसा? वैसे तो मैं बोर्ड के वक्त तो मैं रात को पढ़ता था, एकदम जो नोट्स रहते थे ना, हाँ नोट्स हाँ हाँ, वो पढ़ के जाता था। और उसके पहले मतलब मैंने शुरू किया था बोर्ड्स की पढ़ाई समथिंग लाइक अगस्त में। ओके ओके, अगस्त में शुरू किया था मैंने, हाँ तो मैं हाँ, हर दिन 2 घंटा पढ़ता था। ओके, फिर मैंने जैसे पास आया वैसे 2 टाइमिंग, हाँ 5 घंटे कर दिया। हाँ, अच्छा है आपका स्टडी शेड्यूल, एकदम हैट्रिक भी नहीं कि एकदम ऐसे 24 घंटा बुक्स में ही घुसे रहो, तो वो भी नहीं। हाँ, ये बस अच्छा है। लॉकडाउन के वक्त फोन में बहुत लगा था मैं। हाँ, 2-3 फ़ोन घंटे का नहीं होना लॉकडाउन के चाहिए वक्त। ज़्यादा, फ़ोन तो की आदत। लॉकडाउन हो गया था तो क्रेज ज़्यादा हो गया फोन हाँ, का। यस उसके यस कारण फिर वो मैंने एक गेम डाउनलोड किया था, उस पर 2-3 घंटा रहता था मैं। फिर वापस जैसे ऑफलाइन हुआ सब वापस हाँ बैकअप करना हाँ, पड़ा। बैकअप करना पड़ा, पूरा शेड्यूल बनाने में टाइम लग जाता है। हाँ, नहीं तो टाइम भी बर्बाद हो जाता। सही है, मोबाइल में एक बार एडिक्शन हो जाए ना तो छूटना बहुत मुश्किल है, और वो छूट अपने आप भी जाता है। अगर आप जैसे सोचोगे ना, डिसाइड करोगे ना कि नहीं नहीं नहीं, तो आपका ध्यान और उधर, जैसे ही आप अपने दूसरे काम में बिजी हो जाओगे ना, तो वो अपने आप छूट जाता है। जैसे अभी बीच में, जैसे अभी वैकेशन से थे ना, कॉलेज सब बंद था, तो 1 मंथ मेरी भी छुट्टी थी, तो मैं भी इतना मैंने मोबाइल में फिर उसके बाद जैसे ही सब वापस बैक टू वर्क आया ना, तो अब अपने आप सारी चीज़ें छूट गई है। पर अब धीरे-धीरे सब ऑनलाइन भी होने लगा है। हाँ, वो भी एक है, अब सब ऑनलाइन हो मतलब गया है। कंप्यूटर पे ये बनाओ नोट्स। क्या बोल रहे हो विनीत? डिस्ट्रीब्यूशन का डिवीजन ऑफ फैक्टर है क्या वो? हाँ, फैक्टर्स रिवॉर्ड, जो हम आगे आपका पढ़ेंगे कि हर फैक्टर्स को कैसे रिवॉर्ड मिलता है, ये आपका जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया था ना, आपको लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलता है, वो है।
गए। हो गया, चलो। ओके, सो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। रिकॉर्डिंग्स वाले कॉमर्स से अच्छे से पढ़े तो इतना डिफिकल्ट नहीं है।